जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि भाई आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और 30 में से जो आपका स्कोर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। सारे प्रश्न यहाँ पर आपको सिलेबस के अनुसार देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? हरेला पर्व, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे यह उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसका संबंध है भाई पौधारोपण से। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन संरक्षण से है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहे। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो भाई जो मोटर कार से उत्पन्न क्या होता है, सीसा, जिसे हम लेड के नाम से भी जानते हैं, इससे क्या भैया प्रदूषण भी उत्पन्न होता है और इससे क्या है मानसिक रोग भी पैदा होते हैं। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए पारा से कौन सा रोग होता है, तो भैया पारा से होता है मिनी माता रोग। ठीक है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे ईटाई रोग। ये सारे पॉइंट भाई आप नोट करते जाओ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जिससे आपके माइंड में ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएं। ठीक है, और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूनेप के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बताना इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनेप की स्थापना कब की गई, तो भैया इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में और इसका जो मुख्यालय है वह केन्या के नैरोबी में है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बताएं आप लोग समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है प्राथमिक स्तर पर? इसलिए भाई कि जो समुदाय है यह बच्चों को वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह विकल्प डी के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है जो सेब होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भैया इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि चींटी के डंक या कहा जाए मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताएंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूं भाई ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और यदि आपने यहां पर 30 क्वेश्चन कम पढ़ लिए तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट जरूर हो जाएंगे। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? देखिए भाई, भारत में देखा जाए वर्तमान में 24% 5-6 कुल भूभाग पर वन है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर भाई हो जाएगा। और पूछा जाए पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है, तो भाई वनों का 33% होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसमें बहुत अक्सर छात्र गलतियां कर जाते हैं। देखिए यहां पर ये नहीं कहा गया सबसे बड़ी ग्रंथि, यहां पर कहा गया है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो भैया उसका नाम है थायराइड। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और पूछा जाता है आपसे केवल इतना कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताते यकृत, जिसे हम जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? भाई इस प्रश्न को ध्यान से समझना, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैं आपको अभी कंप्लीट कराने वाला हूं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो आप बताएंगे इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई। पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप बताएंगे उत्तराखंड में है। पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी निकलती है? तो आप बताएंगे रामगंगा नदी। पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे हैली राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए यदि आपसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो आप बताएंगे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर नया नाम पूछा गया है, तो भैया वर्ष 2021 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट भाई आप लोग या तो कॉपी में नोट कर लो या पर ध्यान से सुन लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे आप सारे प्रश्नों को। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो बताना है कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न में कहा गया है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा, तो भैया इसके लिए सबसे अच्छा है इन 4 में से आप देखें कौन सा है? विकल्प बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। इससे शिक्षार्थी क्या है, वास्तव में जानेगा पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। देखिए जो खरपतवार होती है आपके खेतों में देखा होगा, बहुत सारा कूड़ा करकट हो जाता है, उसी को कहा जाता है भाई खरपतवार। तो ये क्या करता है, देखिए भाई खरपतवार स्थान भी घेरता है और मृदा से पोषण भी प्राप्त करता है और प्रकाश भी लेता है। इससे क्या होता है, जो हमारी फसल है वह प्रभावित होती है, क्योंकि यह स्थान, पोषण और प्रकाश इन सभी के से क्या है, स्पर्धा करता है। इन तीनों में विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नर मच्छरों को पोषण किससे मिलता है? देखिए भाई मच्छर होते हैं 2 प्रकार के, नर और मादा। जो साथियों मादा मच्छर होती है ये क्या करती है, ये हमारा रक्त चूसती है। लेकिन भाई जो नर मच्छर होता है
ये रक्त नहीं चूसता, बल्कि जो नरम हरे तने वाले पौधे होते हैं उनका रस पीता है नर मच्छर। यहां पर विकल्प भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो भाई दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की दोदा बेट्टा है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन के आपसे केवल इतना पूछा जाता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भैया वो है अनायमुडी। ठीक है, पहले नंबर पर अनायमुडी है और दूसरे नंबर पर क्या है, डोडा बेट्टा। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे डोडा बेट्टा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्त का प्रीति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? प्रीति स्कंदक मतलब क्या है? ऐसा पदार्थ जो कि रक्त को स्कंदन करने से रोकता है, या हम कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जो कि रक्त को जमने से रोकता है, उसे कहा जाएगा प्रीति स्कंदक पदार्थ है। तो भाई जो हेपेरिन होता है ये क्या करता है, हमारे रक्त को जमने से रोकता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। पूछा जाए यदि आपसे साथियों कि आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्लीहा को। ठीक है, पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे ग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? बताएं आप लोग, इनमें से कौन सी क्रियाएं पाठ्य सहगामी के अंतर्गत आएंगी? विज्ञान मेले का आयोजन, बिल्कुल भाई। प्रोजेक्ट कार्य, बिल्कुल। क्षेत्र भ्रमण, अर्थात यहां पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताएं आप लोग। प्राकृतिक मात्रा है जो गैसों की वायुमंडल में, उसमें अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो भाई ये तो सीधी यहां पर डेफिनेशन पूछी गई है, उसे भाई कहा जाता है वायु प्रदूषण। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, आप बताएंगे वर्ष 1974 में आया था। यदि आपसे पूछा जाए ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, आप बताएंगे ध्वनि प्रदूषण से। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं रेडियोधर्मी प्रदूषण की इकाई क्या होती है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। चलिए अगला है चेरनोबिल दुर्घटना, या चेरनोबिल घटना किससे संबंधित है, मतलब बताना कहां पर हुई थी। तो भाई जो चेरनोबिल दुर्घटना है ये क्या है, यह एक परमाणु दुर्घटना है जिसे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है, और यह वर्ष 1986 में घटित हुई थी यूक्रेन के चेरनोबिल पावर प्लांट में। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मध्य भारत के हिसाब से देखा जाए तो भोपाल गैस त्रासदी भाई बहुत पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी? वर्ष 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार क्या है? सबसे ऊंचा और सबसे मोटा, तो भैया वो है बांस। ध्यान रखिएगा साथियों, जो बांस है इसको भाई घास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा है, तो आप बताएंगे बांस। यदि पूछा जाए सबसे लंबित, सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला वृक्ष कौन सा है, तो आप बताएंगे सिकोआ।
पूछा जाए जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। और जूट को ही भैया क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट भाई इसलिए बता रहा हूं, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो भाई यहां पर जो राइट आंसर है विकल्प डी के साथ जाएगा। साथ ही इसमें क्या है, मीथेन गैस की प्रधानता है, जिसकी वजह से क्या है, इससे क्या है, हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और इसी वजह से भैया इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है भैया, यहां पर बात करें हम अरुण ग्रह की, तो इसे क्या है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को भैया पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार में समान है इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों में से आप किसका ध्यान रखेंगे। बताएं आप लोग, इनमें से आप समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए किस विशेष बात का ध्यान रखेंगे, बताएं आप लोग। सॉरी, यहां देखिए एक मिनट, इसके आगे भी ऑप्शन दिए गए हैं, तभी तो मैं सोचूं ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ जी, आप बताइए। देखिए यहां पर ऑप्शन है 4, बताएंगे आप इनमें से किस किस का ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भाई। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि महंगी चीज हमेशा अच्छी होती हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मूल्यवान ही हो, तो इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल भाई। तो यहां पर ए बी डी सही है, तो यहां पर विकल्प सी में हमें दिया गया है ए बी डी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका क्या वजह है। देखिए भैया, सुरेश ने क्या किया, मटर बोया। और आपको पता है जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इनकी जड़ों में क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, जिससे क्या है, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। तो भैया मृदा की उर्वरता बढ़ गई, उसके बाद उसने क्या किया, खाद का भले ही यूज ना किया हो और गेहूं बोया है तो भी अच्छी पैदावार हुई है। तो उसका रीजन क्या है, राइजोबियम जीवाणु इसका रीजन है, क्योंकि मटर में क्या है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है इसकी जड़ों में। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए भाई फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भैया ये भोपाल में, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा संस्थान देहरादून में है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड, तो भाई इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए भाई, यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आपके सिलेबस के अनुसार यहां पर आपको दिए जाते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पर नहीं मिलेगा जो कि आपके सिलेबस से बाहर का हो। लाखों लोग इसलिए यहां पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र, तो भैया ये किया गया है
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक अम्लीय वर्षा कहां होती है तो आप बताएंगे नॉर्वे में होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूरा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अब ठीक है, ओके। चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। क्या होगा? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना। बिल्कुल भाई, क्योंकि बच्चे को पता करना पड़ेगा कि कौन सा पशु किस रंग का होता है, तो इससे क्या है? बिल्कुल भाई, सृजनात्मकता का विकास होगा। बच्चा क्या है? पशुओं को अवलोकन करेगा, तो इससे अवलोकन क्षमता का विकास करे होगा। घरों में रहते हैं और कौन से घरों में नहीं रहते, तो इससे क्या है? वर्गीकरण कौशल का विकास होगा। बिल्कुल सही है। डाटा संग्रह का विकास करना, तो ये उद्देश्य भाई नहीं है, तो यहां पर ए बी सी सही है हमारा, तो ऐसा दिया है विकल्प डी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी, तो भैया प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है अपघटक को। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। रुकना थोड़ा सा, कहां पर आ गए थे हम? प्रश्न क्रमांक 25 हो गया था, 26। ओके, अब प्रश्न क्रमांक 27 हमें करना है। ठीक है, यहां पर कहा गया है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? यदि आप ईवीएस कक्षा में बच्चे समूह में कुछ सीखते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए भाई, समूह में सीखने से हमेशा एक फायदा होता है। पहली बात तो क्या है? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? बच्चा समूह में सीखेगा तो क्या है? सहयोग की भावना बच्चे के अंदर आएगी। ठीक है, और बच्चा क्या है? सक्रिय रूप से क्या उसमें भाग लेगा, है ना? तो विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो भाई क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आप बताएंगे भैया इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ऐसी गैसें भाई जो कि हमारे वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाती हैं, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। और ग्रीन हाउस गैसों में देखा जाए तो सबसे मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ही मिट्टी में वर्ष दर एक फसल लगाने को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, वर्ष दर एक ही फसल लगाने को मतलब जैसे आपने इस वर्ष गेहूं बोया तो आप अगले वर्ष भी गेहूं बोएंगे, मतलब एक ही फसल आप बार बार बोएंगे, तो भैया ऐसे कहा जाएगा मोनोकल्चर फसल। क्या कहा जाएगा? मोनोकल्चर फसल कहा जाएगा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। फसल चक्र में क्या होता है? इसमें फसलों को निश्चित क्रम में बोया जाता है, जैसे पहले गेहूं बोया फिर चना बोया, इस तरह से। ठीक है, और जो सिल्वीकल्चर है ये किससे संबंधित है? तो भैया सिल्वीकल्चर का संबंध है वनों के संवर्धन से। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को अधिक महत्व देंगे? तो भैया इसमें सबसे मुख्य पर्यावरण शिक्षण में शैक्षणिक भ्रमण। ठीक है, इसमें क्या है? बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं, इसलिए बच्चा क्या है? बहुत जल्दी सीखता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।